हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम सुमन कुमार अग्रवाल और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स की आज सेकंड क्लास है, आज सेकंड लेक्चर है। तो हम इंडेक्स देखते हैं, ये इंडेक्स है आपका। तो जिसमें से हमने 3 चीज़ें पहले लेक्चर में कर ली थी। माइक्रोस्टेट्स एंड माइक्रोस्टेट्स देख लिया था क्या होते हैं, थर्मोडायनेमिक लिमिट क्या होती है ये देख ली थी हमने, और हमें स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने की नीड क्या है ये भी हमने पहले वीडियो लेक्चर पर देख लिया है। अब हम आज के लेक्चर में क्या देखने वाले हैं, हम सबसे पहली चीज पढ़ेंगे जो 4th चीज यहाँ पे दी हुई है, नेचर ऑफ पार्टिकल्स। यस गाइज, हम नेचर ऑफ पार्टिकल्स को समझेंगे। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हल्का सा इसका आपको इसमें सॉलिड्स में थोड़ा सा केस में आपको समझने की आवश्यकता होती है, इसलिए मैं इसे आपको अलग से पढ़ा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर नेचर ऑफ पार्टिकल्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक है आइडेंटिकल एंड नॉन आइडेंटिकल, और सेकंड है डिस्टिंग्विशेबल एंड नॉन डिस्टिंग्विशेबल। ठीक है, तो आइडेंटिकल नॉन आइडेंटिकल तो आपको पता ही है। ठीक है, ये फंक्शन होती हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज, मॉलिक्यूल के खुद की प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, और डिस्टिंग्विशेबल और नॉन डिस्टिंग्विशेबल को थोड़ा सा हम डीप में यहाँ पर समझते हैं। देखिए, ठीक है, तो अगर हम इसको पहले थोड़ा सा देखें, आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल को, तो इसके एग्जांपल यहाँ पर दिए हुए हैं। बहुत ही इजी एग्जांपल है। देखिए, 2 नियॉन गैस के एटम्स आप ले लीजिए, 2 नियॉन गैस के एटम्स आप ले लीजिए, दोनों आइडेंटिकल है, आप उन दोनों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। वहीं अगर आप एक नियॉन का मॉलिक्यूल ले लो, एक ऑर्गन का मॉलिक्यूल ले लो, वो आपके नॉन आइडेंटिकल होंगे। बहुत बेसिक सी चीज़ है। ठीक है, अब जो दूसरी चीज़ है वो है डिस्टिंग्विशेबल एंड नॉन डिस्टिंग्विशेबल। इसमें अगर हम देखें तो ये 2 चीज़ हो सकती है। डिस्टिंग्विशेबल मतलब जिनको लेबल करा जा सकता है, जिनको लेबल करा जा सकता है मतलब अगर 2 उसमें एटम्स आपके किसी कंटेनर में डले हुए हैं और उन कंटेनर में कुछ आपने लेबल कर दिया है, तो वो दोनों आपको अंतर उन दोनों में आपको पता चल जाएगा, वो डिस्टिंग्विशेबल होंगे। और नॉन लेबल, जिनमें लेबल नहीं किया जा सकता, वो नॉन डिस्टिंग्विशेबल होते हैं। थोड़ा सा हम और इसको डीप में समझते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले मॉलिक्यूलर लेवल पर हम डिस्टिंग्विशेबल नॉन डिस्टिंग्विशेबल को समझते हैं। कहाँ पर? मॉलिक्यूल लेवल पर। तो देखिए, मॉलिक्यूल लेवल पर भी 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो आइडेंटिकल होंगे या तो नॉन आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, तो नॉन आइडेंटिकल तो बिल्कुल सीधी सी बात है, वो आपके डिस्टिंग्विशेबल होंगे। मतलब आप एक सोडियम का आइटम ले लो, एक पोटेशियम का आइटम ले लो, वो आपस में वो डिस्टिंग्विशेबल होते हैं। तो हम मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में बात कर लें तो सोडियम का कोई क्लोराइड और पोटेशियम का कोई क्लोराइड, ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में ये आइडेंटिकल नहीं है, ये नॉन आइडेंटिकल है, और इनको डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल की ही, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल की बात करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है आइडेंटिकल मॉलिक्यूल। उसको मैंने 3 क्लास में डिवाइड किया हुआ है कि आपके जो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं, वो आपके लिक्विड भी हो सकते हैं, वो आपके गैसियस मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम गैसियस को देखिए। गैसियस में ऐसा है, अगर मॉलिक्यूल आपके आइडेंटिकल हैं तो आप उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो, मॉलिक्यूल को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो। वहीं लिक्विड के केस में भी अगर आप देखेंगे तो अगर आप 2 एटम्स लेते हो जो लिक्विड स्टेट में हैं और वो सेम एटम्स हैं, तो उनको भी आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो। बट अब सबसे मज़ेदार बात और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो आती है वो आपको समझने के लिए है कि अब अगर वही एटम्स आप सॉलिड स्टेट में लेते हो, तो यस गाइज, वो एटम्स आपके डिस्टिंग्विशेबल होते हैं। वो कैसे? क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, कैसे? अगर 2 सॉलिड से एटम आप ले लेते हो तो वो भी तो आपके इनडिस्टिंग्विशेबल होने चाहिए, लेकिन नहीं गाइज। जब आप इसको, चलिए हम थोड़ा सा और डीप लेवल पर समझते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि सॉलिड डिस्टिंग्विशेबल होते हैं। यही क्वेश्चन आपका डायरेक्ट नेट या फिर गेट में पूछ लिया जाता है कि आप ये बताइए कि क्या सॉलिड के मॉलिक्यूल्स आपस में डिस्टिंग्विशेबल होते हैं या नहीं होते हैं। वहां आपको आंसर चूज करना होता है, और बहुत से बच्चे जो इन चीज को अगर डेप्थ में पढ़कर नहीं जाते हैं तो वहां पर वो गलती कर देते हैं। तो अगर आप इसके बाद गलती मत कीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर रीजन देता हूँ क्यों आपके सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में डिस्टिंग्विशेबल होते हैं। तो देखिए थोड़ा सा
ठीक है, FCC लैटिस, हम सोडियम की लैटिस देख रहे हैं। सॉलिड स्टेट में हम मान लीजिए सोडियम की लैटिस देख रहे हैं, जिसमें सोडियम के जो एटम्स हैं वो FCC फेज फेज सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको मैंने एक लैटिस बना भी रखी है। हो सकता है कम विजुअलाइज हो रहा हो, बट थोड़ा सा ट्राई करिए समझने का कि ये एक लैटिस है जिसमें फेस में भी एटम्स हैं और कॉर्नर्स पर भी एटम्स हैं। ठीक है, अब मैंने एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट डिफाइन करा। मैंने अपना एक कोऑर्डिनेट डिफाइन करा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो देखिए मैं ब्लैक पेन से मार्क कर रहा हूँ, ये मेरा जेड एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है और ये मेरा एक्स एक्सिस है। ठीक है, मैंने अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मार्क कर दिया है, मैंने अपना कोऑर्डिनेट सेट कर लिया है। अब मैंने ये मान लिया है कि ये जो कट्स हैं ये वन यूनिट डिस्टेंस पर हैं। जो एज है, एज मतलब साइड, वो 1 यूनिट डिस्टेंस पर है, 1 यूनिट डिस्टेंस पर है। अब मैं ओरिजिन मेरा ये होगा, ओरिजिन 0 0 0। तो मैंने अपने A, B और C 3 पॉइंट मैंने एलोकेट करे, A और ये A डैश और A डबल डैश, ये 3 पॉइंट्स एलोकेट करे मैंने। A के कोऑर्डिनेट 0 0 1, B A डैश के कोऑर्डिनेट 0 1 0, A डबल डैश के कोऑर्डिनेट 1 0 0। ठीक है, अब मैं एक एटम को लिया और दूसरा एटम जो B पर है, ये जो एटम B पर है, A एटम को लिया और B एटम को लिया। तो A के कोऑर्डिनेट 0 0 1 है एंड B के कोऑर्डिनेट 1 0 1 है। बात समझ में आ रही है? A के कोऑर्डिनेट 0 0 1 है एंड B के कोऑर्डिनेट 1 0 1 है। तो यही एक्चुअल थिंग है जिससे कि हम एटम्स को डिफरेंशिएट कर पाएंगे। अगर हमने अपना सॉलिड स्टेट में अपना कोऑर्डिनेट सेट कर दिया है तो उस कोऑर्डिनेट के हिसाब से हम हर एटम को डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। क्योंकि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हमने डिफाइन करा है उससे कुछ डिस्टेंस पर वो एटम होगा और उस डिस्टेंस को मेजर करके या उस डिस्टेंस को बताकर हम ये बोल सकते हैं कि उस डिस्टेंस के बीच में रखे हुए जो एटम्स हैं वो आपस में डिस्टिंग्विशेबल हैं। तभी हम कहते हैं कि सॉलिड्स में आपके जो एटम्स होते हैं वो डिस्टिंग्विशेबल होते हैं। रीजन यही है कि सॉलिड में एक लैटिस बन जाती है, एटम्स एक लैटिस फॉर्म करता है जिसमें एटम्स फ्रीज्ड होते हैं। यहीं अगर हम लिक्विड और गैसेस में बात करें तो लिक्विड से मॉलिक्यूल्स और एटम्स फ्रीजेस नहीं होते, कॉन्टिन्यूअस रैंडम मोशन में होते हैं। सेम केस आपका गैसेस स्टेट में भी होता है। वही सॉलिड्स में ये चीजें बिल्कुल बदल जाती हैं। आपके एटम्स मॉलिक्यूल्स पूरी तरीके से फ्रीज हो जाते हैं, उनमें कोई रोटेशन वाइब्रेशन के हालात पैदा नहीं होते, जिस वजह से हम अपना कोऑर्डिनेट सेट करके एटम्स को डिफरेंशिएट कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम एटम्स को अपने डिफरेंशिएट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो सबसे पहले मैंने आपको इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बताया है ना, इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बताया। अब इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स भी देख लीजिए। तो ये देखिए जो मैंने ये लाइन लिखी है, A एंड B कैन बी डिफरेंशिएबल। ये है A, ये है B, तो A एंड B कैन बी डिफरेंशिएबल। ठीक है, अब जो दूसरी बात है इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स, तो पार्टिकल्स में भी दो चीजें हो सकती हैं, या तो पार्टिकल्स आइडेंटिकल होंगे या तो नॉन आइडेंटिकल होंगे। तो सीधी सी बात है, नॉन आइडेंटिकल है तो वो डिस्टिंग्विशेबल है, ऑब्वियस सी बात है। अगर पार्टिकल्स में अगर वो आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं तो उसमें भी दो चीजें बनती हैं, जो मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था। दो चीजें हो सकती हैं, एक या तो क्लासिकल या तो क्वांटम। क्या क्लासिकल क्या क्वांटम? मैक्रो स्टेट की माइक्रो स्टेट की बात कर रहा हूं मैं, माइक्रो स्टेट की माइक्रो स्टेट की बात कर रहा हूं कि माइक्रो स्टेट क्वांटम भी हो सकती है, क्लासिकल भी हो सकती है। ठीक है, तो वही अगर हम ये किस पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा मैक्रो स्टेट पर। तो जो हमारे पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स भी किस पर डिपेंड करेंगे कि आपका मैक्रो स्टेट क्या है। अगर मैक्रो स्टेट क्लासिकल है तो ये भी हो सकता है कि उसका जो पार्टिकल्स मतलब माइक्रो स्टेट है वो भी क्लासिकल हो या तो क्वांटम हो। तो ठीक है, दोनों कंडीशन हो सकती हैं। तो
अगर क्लासिकल है, मान लीजिए एक बड़ा ड्रम है, उसमें गेंद ही गेंद भरी हुई है, तो वो पूरा ड्रम अगर हमारा माइक्रो स्टेट है, तो माइक्रो स्टेट क्या होंगी, हर एक एक गेंदें, है ना, उसमें अगर 1000 गेंदें हैं तो एक गेंद उसकी माइक्रो स्टेट होगी, ठीक है। तो वो गेंदों को अगर आप अलग अलग तरीके से आप उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो, उन गेंदों को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, तब हम यहाँ पर बोलते हैं कि क्लासिकल डिस्टिंग्विशेबल है। बट अगर हम वही आइडेंटिकल को अगर हम क्वांटम लेवल पर ले जाते हैं, अगर आपका मैक्रो स्टेट, अगर मान लीजिए अगर आपका मैक्रो स्टेट कोई एटम है, तो उसके अंदर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, वो आपके क्वांटम पार्टिकल्स होंगे और आप कभी भी, आप इम्पॉसिबल है उनको आप डिफरेंशिएट कर पाओ, आप उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। इसलिए हम बोलते हैं कि जो क्वांटम है, क्वांटम में इनडिस्टिंग्विशेबल जो आपके पार्टिकल्स होते हैं वो इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। तो होप आपको ये कॉन्सेप्ट पार्टिकल्स का समझ में आ गया होगा। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट करने वाले हैं, वो है ऑनसेम्बल्स स्टार्ट करने वाले हैं। हालांकि इसका प्रोनाउंसिएशन इनसेम्बल्स होना चाहिए, बट हम इसे एक्चुअल ऑनसेम्बल्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऑनसेम्बल्स को समझते हैं, सबसे पहले ऑनसेम्बल्स को समझते हैं। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से मिलकर एक आपका सिस्टम बनता है, एक सिस्टम जिसकी एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होती है। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ही आपका अगर सिस्टम है, तो उसकी माइक्रोस्टेट्स कुछ होंगी, ठीक है, ये बात को छोड़ दीजिए। अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से मिलकर आपका एक सिस्टम बनता है, ये आपको पता है। आप उस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की n रेप्लिकाज लीजिए, मतलब n कॉपी लीजिए, n क्लोन लीजिए। अगर हम ह्यूमंस की बात करें, मेरी अगर मैं पार्टिकुलरली मैं अपनी बात करूं, तो मैं एक हो गया, मेरे 1000 क्लोन, है ना, मेरे 1000 क्लोन आप ले लीजिए और मेरे साथ हजारों क्लोनों की प्रॉपर्टीज को जब आप मैच करोगे या फिर सबके साथ की एक प्रॉपर्टी स्टडी करोगे, तो वो आपका एक सिस्टम बनेगा, एक आपका सिस्टम बनेगा, दैट इज द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। उसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हम ऑनसेम्बल्स बोलते हैं, तो ये आप नोट्स में इसी तरह बिल्कुल हूबहू आप कॉपी कर लीजिए, जब भी आप कभी पढ़ेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद आ जाएगा। मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की n रेप्लिकाज मिलकर एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम बनाती हैं, और उसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हम ऑनसेम्बल्स बोलते हैं। यस, ऑब्वियसली ये एक मैक्रो स्टेट होगी, ऑब्वियस सी बात है, ये एक मैक्रो स्टेट होगी, ठीक है। चलिए, अब ऑनसेम्बल्स आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम जो हमारा छठवां जो था, हमने पांचवा कर लिया, इसमें कर लिया कॉन्सेप्ट ऑफ एनसेम्बल्स, चौथा कर लिया हमने तीसरा, चौथा, पांचवा। अब हम सिक्स्थ करेंगे प्रिंसिपल ऑनसेम्बल्स। 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। बेसिकली ऑनसेम्बल्स ही है, और इनमें हम सिस्टम अलग अलग तरीके से लेते हैं, उन्हीं सिस्टम के अकॉर्डिंग ये प्रिंसिपल ऑनसेम्बल्स डिवाइड होते हैं। तो वो कैसे डिवाइड होते हैं, वो 3 टाइप के होते हैं। देखिए कैसे 3 टाइप के होते हैं, एक होते हैं माइक्रो कैनोनिकल, और दूसरा होता है कैनोनिकल, तीसरा होता है ग्रैंड कैनोनिकल। ये सिर्फ सिस्टम पर वेरी करते हैं। ये जो तीनों ऑनसेम्बल्स, मतलब तीनों एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स हैं, तो तीनों के सिस्टम अलग अलग होंगे। मतलब क्या कि अगर हम माइक्रो कैनोनिकल की बात करें, तो यहाँ पर हमारा जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होगा वो एक आइसोलेटेड सिस्टम होगा। तो चलिए, सबसे पहले हम माइक्रो कैनोनिकल ऑनसेम्बल्स को पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल के नीचे जो आपको लिखा हुआ है NVE, तो इसमें N जो है वो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कुछ भी हो सकता है। V होता है वॉल्यूम पूरा सिस्टम का या फिर कंटेनर का। E होती है आपकी एनर्जी। तो जो माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल, जिसमें हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होगा, जिसमें हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम होगा, उसमें आपका नंबर ऑफ मोल्स
या फिर N जितने या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब N और V वॉल्यूम और E एनर्जी तीनों कांस्टेंट होंगी। आपको वैसे भी पता है कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, जिसमें या ना तो मैटर का एक्सचेंज हो रहा हो विद द सराउंडिंग, ना ही आपकी एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा हो विद द सराउंडिंग, तो उस सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम में हमारा N मतलब N और V और E तीनों चीजें कांस्टेंट होती हैं। ठीक है, दूसरा जो हमारा सिस्टम है वो होता है कैनोनिकल एनसेम्बल्स। एनसेम्बल्स एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है और कैनोनिकल एक टर्म रखी गई है, क्लासिफिकेशन करा गया है, जिसमें हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, क्लोज्ड सिस्टम होता है। अभी सबसे पहले क्लोज्ड सिस्टम में आप फोकस करिए कि क्लोज्ड सिस्टम में एक्चुअली क्या होता है। क्लोज्ड सिस्टम में आपके नंबर ऑफ मोल्स या फिर आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में एक्सचेंज नहीं होता है विद द सराउंडिंग। सराउंडिंग के साथ आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक्सचेंज नहीं होते हैं सराउंडिंग के साथ। वहीं अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी चेंज होती है, एनर्जी सराउंडिंग के साथ चेंज होती है। ठीक है, एनर्जी चेंज होती है। तो हम इस सिस्टम में जो कांस्टेंट होता है या फिर कहें तो नेचुरल वेरिएबल्स, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैनोनिकल एनसेम्बल्स के नेचुरल वेरिएबल्स क्या हैं। कैनोनिकल एनसेम्बल्स के नेचुरल वेरिएबल्स क्या हैं? नेचुरल वेरिएबल्स वही होंगे जो सिस्टम में कांस्टेंट होंगे। तो क्लोज्ड सिस्टम है आपका N कांस्टेंट होगा और V कांस्टेंट होगा और T को हम कांस्टेंट करते हैं। टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम को हम कांस्टेंट करते हैं क्योंकि ये पर्टिकुलर कंडीशन ही होती है कैनोनिकल एनसेम्बल्स की। अब टेम्परेचर को हम कैसे कांस्टेंट करते हैं, वो कांस्टेंट करते हैं वो आप इस सिस्टम के माध्यम से समझिए। इस सिस्टम के माध्यम से आप समझिए, ये आपका कोई सिस्टम है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्लोज्ड सिस्टम, ये कोई क्लोज्ड सिस्टम है। ठीक है, जिसका N और V तो ऑटोमेटिकली कांस्टेंट है क्योंकि ये क्लोज्ड सिस्टम है। बट एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, एनर्जी एक्सचेंज हो रही है क्योंकि वॉल्स जो है तो क्लोज्ड सिस्टम है, सिस्टम क्लोज्ड है तो एनर्जी चेंज हो रही है। अब हमको टेम्परेचर कांस्टेंट करना है। हमारा M क्या है, क्योंकि इसके नेचुरल वेरिएबल्स N, V और T हैं। T मतलब टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को कांस्टेंट करना है तो हम क्या करेंगे, नीचे एक वाटर बाथ लगाएंगे। देखिए ये वाटर बाथ लगा हुआ है, एक हम वाटर बाथ लगाएंगे और वाटर बाथ में क्या होगा, वाटर बाथ में आप टेम्परेचर दोगे। ठीक है, टेम्परेचर दोगे जिस वजह से एक जो एनर्जी का चेंज विद द सराउंडिंग हो रहा है, उस वजह से जो आपकी एनर्जी का चेंज आपकी सराउंडिंग की वजह से हो रहा है, तो वो जो एनर्जी का चेंज है उतनी एनर्जी आप वाटर बाथ मतलब टेम्परेचर के माध्यम से यहाँ से दोगे। आप हीट के माध्यम से, टेम्परेचर के माध्यम से नीचे उतनी ही एनर्जी सिस्टम को दोगे। उतनी एनर्जी जब सिस्टम को दोगे तो जितनी एनर्जी वो एक्सचेंज कर रहा है उतनी एनर्जी अगर आप यहाँ से दोगे तो ये सिस्टम क्या होगा, इस सिस्टम में इक्विलिब्रियम आएगा, इक्विलिब्रियम आएगा और टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। इक्विलिब्रियम आएगा और टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। कैसे टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, जितनी एनर्जी का एक्सचेंज सराउंडिंग के साथ सिस्टम कर रहा है उतनी ही एनर्जी हम वाटर बाथ के माध्यम से हम एक्सटर्नली टेम्परेचर को प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो पाए एंड टेम्परेचर विल बिकम कांस्टेंट। तो ये हमारी प्रोसेस होगी और इससे हमारा जो है तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा और हमारा इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड हो जाएगा। तो ये रही बात हमारी कैनोनिकल एनसेम्बल्स की। अब हम थर्ड जो क्लासिफिकेशन है, जो प्रिंसिपल एनसेम्बल्स के जो तीन टाइप हैं, दो हमने कर लिए। अब तीसरा जो है वो है ग्रैंड कैनोनिकल एनसेम्बल्स। ग्रैंड कैनोनिकल एनसेम्बल्स, ठीक है, तो इसमें जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है, वो आपका ओपन सिस्टम होता है। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख ही रहा होगा कि जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है ग्रैंड कैनोनिकल एनसेम्बल्स में, वो आपका ओपन सिस्टम होता है। ओपन सिस्टम में आपको पता है कि मैटर मतलब नंबर ऑफ मोल्स या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट एज वेल एज आपकी एनर्जी ऑफ द सिस्टम एक्सचेंज हो रही होती है विद द सराउंडिंग, तो इसमें हमने यहाँ पर इसलिए मैंने लिखा हुआ है N और E चेंजेस, N और E दोनों चेंज हो रहा है। तो अब ठीक है, हम आगे देखेंगे। अब एक दूसरी चीज, इसमें जो नेचुरल वेरिएबल्स हैं जो कांस्टेंट होते हैं वो आपका न्यू, ये आपका न्यू है, ये वाला न्यू है जिसको हम केमिकल पोटेंशियल बोलते हैं। ये केमिकल पोटेंशियल वाला न्यू है, मुझे एग्जैक्ट इसका कैरेक्टर मिल नहीं रहा था इसलिए मैंने इसे ऐसे लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो न्यू है ये आपका केमिकल पोटेंशियल है।
केमिकल पोटेंशियल क्या होता है? पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी, मतलब एक मोल के लिए ये क्वांटिटी आपकी फिक्स होती है, ये हर मोल के लिए एक क्वांटिटी फिक्स होती है, ठीक है। दूसरी चीज इसमें V और तीसरी चीज T, तीन चीजें इसमें कांस्टेंट होती हैं जिसको हम बोलते हैं नेचुरल वेरिएबल्स। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, अब आगे इसको हम समझते हैं, ठीक है। देखिए आप सिस्टम आपको दिख ही रहा होगा, सिस्टम आपको दिख रहा है, ये ओपन सिस्टम है, यहाँ से आपका सराउंडिंग से आपकी एनर्जी और मैटर का चेंज हो रहा है, ठीक है, ये सराउंडिंग है। और ये नीचे आपका मैंने वाटर बाथ लगा रखा है। वाटर बाथ क्यों लगा रखा है? क्योंकि हमें टेम्परेचर कांस्टेंट चाहिए, सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट चाहिए। चूंकि सिस्टम ओपन है तो एनर्जी का एक्सचेंज सराउंडिंग के साथ कर रहा होगा, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए हम यहाँ से एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है, ये हम एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये आपका वाटर बाथ का सिस्टम आपको पता चल गया, ठीक है। अब V को कांस्टेंट, V तो ऑटोमेटिकली कांस्टेंट रहेगा ही। अब जो बात आती है न्यू केमिकल पोटेंशियल, केमिकल पोटेंशियल को कांस्टेंट क्यों रखा गया? क्वेश्चन ये आना चाहिए ना, केमिकल पोटेंशियल को ही क्यों कांस्टेंट रखा गया? तो देखिए आपको ये पता है कि ये सिस्टम जो है ओपन सिस्टम है, ये सिस्टम जो है तो ओपन सिस्टम है, इसमें आपका मैटर एक्सचेंज कर रहा है सराउंडिंग के साथ, मैटर एक्सचेंज कर रहा है सराउंडिंग के साथ, मतलब नंबर ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या फिर मोल्स जो है वो सराउंडिंग में जा रहे हैं, ठीक है। तो आप उसमें तो कोई कंट्रोल ला नहीं सकते, आप उसमें कोई कंट्रोल नहीं ला सकते। अब अगर आपको इक्विलिब्रियम चाहिए, अब आपको इक्विलिब्रियम चाहिए तो आप क्या करोगे कि जो आपका सिस्टम है उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उसका आप केमिकल पोटेंशियल फिक्स कर दोगे, उसका केमिकल पोटेंशियल कांस्टेंट रख दोगे, जिसकी वजह से आपके सिस्टम में इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके सिस्टम में इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाएगा। न्यू मैंने आपको बता दिया कि एक मोल के लिए ये कोई फिक्स्ड क्वांटिटी होती है। कौन सी फिक्स्ड क्वांटिटी? गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी इज द केमिकल पोटेंशियल, ये आपकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है। तो ये एक मोल के लिए फिक्स होती है और इसे आप कांस्टेंट रख दोगे तो आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा। तो ये रही बात आपकी ग्रैंड कैनोनिकल ऑनसेम्बल्स की, ठीक है। तो ऑनसेम्बल्स मतलब ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, अब उनमें हम एक पार्टिकुलर कंडीशन जो कि ग्रैंड वालों की अलग है और आपकी मैक्रो की अलग है, कैनोनिकल की अलग है, तीनों की ये कंडीशंस अलग हैं, तीनों में अलग अलग सिस्टम है। तो ये हो गए हमारे प्रिंसिपल ऑनसेम्बल्स, ये हो गए हमारे प्रिंसिपल ऑनसेम्बल्स, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए कि अगर आपको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से समझना है तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर किसी सिस्टम में, इसका मतलब क्या है, इसको मतलब को थोड़ा सा समझ लीजिए, आपको चीजें क्लियर आप हो जाएंगी। देखिए किसी सिस्टम में क्या लिखा हुआ लेफ्ट साइड में, इस सिस्टम में एक्सचेंज हो रहा हो क्या? अगर एनर्जी एक्सचेंज हो रही है सिस्टम में, अगर आपकी एनर्जी कहीं से भी एक्सचेंज हो रही है या फिर सराउंडिंग से ही एक्सचेंज क्यों ना हो रही हो, आप क्या करोगे? टेम्परेचर को कांस्टेंट रखोगे। किस लिए? टू मेंटेन या टू अटेन इक्विलिब्रियम। अगर सिस्टम में आप इक्विलिब्रियम चाहते हो तो आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखोगे। आप इस चीज का भयंकर एप्लीकेशन थर्मोडायनेमिक्स में कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हम इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं, ठीक है। अगर अब दूसरी बात, अगर सिस्टम में क्या एक्सचेंज हो रहा हो? नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अगर चेंज हो रहे हो, मतलब जो कि अभी हमने देखा ओपन सिस्टम में, तब हम वहां पर अगर इक्विलिब्रियम चाहते हैं तो हम न्यू मतलब केमिकल पोटेंशियल को कांस्टेंट कर देते हैं या रख देते हैं। अगर हमें सिस्टम में अगर आपके n मतलब नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स चेंज हो रहे हो तो इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए हम केमिकल पोटेंशियल मतलब न्यू को कांस्टेंट रख देते हैं, ठीक है। तो ये आपके बहुत भयंकर, इसका आप जब चीज़ों को कनेक्ट करोगे तो समझ में आएगा। तो इसको रिक्वेस्ट है कि इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके कॉन्सेप्ट को ईज करने में मदद करेगा, ठीक है। अब जो चीज़ मैंने अभी पढ़ाई उसका थोड़ा सा ये शॉर्ट वर्जन है या कहें तो समरी है, ठीक है। ऑनसेम्बल्स 3 टाइप के पढ़ाए मैंने, प्रिंसिपल ऑनसेम्बल्स 3 टाइप के पढ़ाए, मैक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल और ग्रैंड कैनोनिकल, ठीक है।
तो मैक्रो कैनोनिकल में एनवीई जो नेचुरल वेरिएबल्स जो कि कांस्टेंट होते हैं, थर्मोडायनामिक सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम होता है। और एक चीज ये थर्मो वेरिएबल, ये चीज अभी सिर्फ आप रट लीजिए, अभी बिल्कुल समझ में नहीं आई अगर मैं इसको समझाऊंगा तो अभी इसको रट लीजिए, आगे इसका डिटेल्ड एक्सप्रेशन जिस डिटेल्ड में इस चीज को समझाऊंगा अभी सिर्फ आप इस चीज को रट लीजिए कि अगर थर्मो वेरिएबल सिस्टम का क्या होगा, एंट्रोपी होगी। थर्मो वेरिएबल सिस्टम का क्या होगा, एंट्रोपी होगी। यही आपका कैनोनिकल में एनवीटी कांस्टेंट, क्लोज सिस्टम, और इसमें ए हेल्महोल्ट्ज फंक्शन जो आपका होगा वो आपका थर्मो वेरिएबल होगा, थर्मोडायनामिक वेरिएबल होगा। थर्ड जो प्रिंसिपल एंसेंबल है वो है ग्रैंड कैनोनिकल, वो है ग्रैंड कैनोनिकल जिसमें आपका केमिकल पोटेंशियल, वॉल्यूम और टेम्परेचर नेचुरल वेरिएबल्स होते हैं जो कि कांस्टेंट होते हैं। थर्मोडायनामिक सिस्टम जो होता है वो आपका ओपन सिस्टम होता है, वो आपका ओपन सिस्टम होता है। और जो थर्मोडायनामिक वेरिएबल जो आपके इस सिस्टम के लिए होते हैं वो होते हैं फाई होता है ग्रैंड पोटेंशियल, जो कि एक सिमिलर टू टर्म आपका गिब्स हेल्महोल्ट्ज फंक्शन ही होता है। ये कुछ थोड़ा सा चेंजेस होते हैं, बाकी आप इसे अभी यही समझ लीजिए कि ये आपका कुछ नहीं है, ये ए ही है, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन ही है। ठीक है, तो ये था आज की इस वीडियो लेक्चर का, इतना ही मुझे आज पार्ट कवर करना था। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम करेंगे आपका 7th और 8th जो पार्ट बचा है